हेलो एवरीवन। अच्छा बच्चे, हमने पिछली क्लास में सेक्शन 49 क्लॉज 1 बेटा पढ़ लिया था, जो हमने डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पढ़ा था। ठीक है, चल अब क्लॉज 2 पढ़ रहे हैं। सिंपल है, ध्यान से देखना है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स रिसीव्ड अंडर अ स्कीम ऑफ अमेलगमेशन। एक बार बेटा वही सेक्शन 47 पे आ जाओ बेटा। मैंने आपको सेक्शन 47 में कहा था ना, पॉइंट बी सी डी ई एफ और एच, इन 6 पॉइंट्स पे अप्लाई करता है सेक्शन 49 क्लॉज 1। अब कौन सा वाला है क्लॉज 2? किसके बारे में? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स रिसीव्ड अंडर अ स्कीम ऑफ अमेलगमेशन। ये देखो बेटा, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय अ शेयर होल्डर इन अ स्कीम ऑफ अमेलगमेशन। पॉइंट नंबर जी के ऊपर अप्लाई करता है 49 क्लॉज 2। पॉइंट क्लियर हुआ सबको? ठीक है, अब कहता क्या है वो देखना है आपने। पढ़ो मेरे साथ, आओ जरा हेडिंग लिखो, सेक्शन 49 क्लॉज 2। सेक्शन 49 क्लॉज 2। बेटा मैंने आपको पिछली क्लास में भी प्रोसीजर समझाया था। होता क्या, मैं एक बार दोबारा आपसे डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको इजी रहे। देखो बेटा, पिछली क्लास में हमने 2 कंपनीज ली थी, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। मैं एक काम करता हूं, मैं ए लिमिटेड की जगह लिख देता हूं शेयर होल्डर्स ऑफ ए लिमिटेड। shareholders of A Limited। शेयर होल्डर्स ऑफ ए लिमिटेड। एक तरफ शेयर होल्डर्स ऑफ ए लिमिटेड है और एक तरफ बी लिमिटेड है। तो बेटा हुआ क्या था, ये जो बी लिमिटेड थी इसने ए लिमिटेड के बिजनेस को टेक ओवर कर लिया था। तो बी लिमिटेड हमारी कौन सी कंपनी थी? अमेलगमेटेड कंपनी। बी लिमिटेड को हमने नाम दिया था अमेलगमेटेड कंपनी। अमेलगमेटेड कंपनी। और ए लिमिटेड को बेटा हमने नाम दिया था अमेलगमेटिंग कंपनी। अमेलगमेटेड कंपनी। ठीक है, याद करो बेटा मैंने पिछली क्लास में क्या बताया था कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के बिजनेस को टेक ओवर करती है तो बेटा होता क्या है। सुनो बच्चे, जो ए लिमिटेड के शेयर होल्डर्स है ना, वो अपने शेयर्स क्या कर देते हैं? सरेंडर कर देते हैं। वो अपने शेयर्स कर देते हैं सरेंडर। ठीक है, और इसके बदले उनको मिलते हैं बी लिमिटेड के शेयर्स एज कंसिडरेशन। तो रिसिप्ट ऑफ शेयर्स इन बी लिमिटेड। तो बेटा ए लिमिटेड के शेयर होल्डर्स ए लिमिटेड के शेयर सरेंडर कर देंगे और बदले में कंसिडरेशन के फॉर्म में उन्हें बी लिमिटेड के शेयर्स मिल जाते हैं। बेटा हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि इस ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर माना नहीं जाता है। इसे ट्रांसफर माना नहीं जाता है एज पर सेक्शन 47। इसे बेटा ट्रांसफर माना नहीं जाता है। ठीक है, बट बेटा अब सुनो, बी लिमिटेड ए लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को बी लिमिटेड से ये शेयर्स मिले, इसे ट्रांसफर माना नहीं गया। बट शेयर होल्डर्स ऑफ ए लिमिटेड इन शेयर्स की जब आगे क्या करेगा? सेल करेगा बेटा, तो उसे तो ट्रांसफर मानोगे ना।
वो तो ट्रांसफर होगा अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 47 और ए लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के हैंड्स में कैपिटल गेन अराइज करेगा। कैपिटल गेन विल अराइज। बेटा बात समझ आइए। अब ऐसे केस में बेटा इंपॉर्टेंट बात क्या है, इन शेयर्स की, बेटा इन शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाए। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इन बी लिमिटेड, तो बी लिमिटेड के जो शेयर्स मिले थे उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को क्या माना जाए बेटा। तो सेक्शन 49 क्लॉज 2 कहता है बेटा शेयर्स इन बी लिमिटेड की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को पता है किसके बराबर माना जाएगा, कॉस्ट ऑफ शेयर्स सरेंडर्ड इन ए लिमिटेड। मतलब ए लिमिटेड के शेयर होल्डर्स ने जो शेयर सरेंडर करे थे ना, उनकी जो कॉस्ट है उसी को माना जाएगा बी लिमिटेड के शेयर्स की कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इन बी लिमिटेड क्या होगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इन ए लिमिटेड। तो जो ए लिमिटेड में शेयर्स की कॉस्ट थी वही बी लिमिटेड के शेयर्स की कॉस्ट मानी जाएगी। लो बेटा समझ आया। तो बी लिमिटेड के जो शेयर्स हैं उनकी कॉस्ट को क्या माना जाएगा, ए लिमिटेड के शेयर्स के बराबर। तो जो ए लिमिटेड में शेयर्स की कॉस्ट थी वही बी लिमिटेड के शेयर्स की कॉस्ट मानी जाएगी। बेटा समझ आया, कॉपी करो। ये बेटा उतना ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता। ये देखो पढ़ो क्या लिखा हुआ है 49 क्लॉज 2 में। देखो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड इन अमेलगमेटेड कंपनी। कौन है बेटा अमेलगमेटेड कंपनी, बी लिमिटेड। तो बी लिमिटेड के शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, वो होगी बेटा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स सरेंडर्ड इन अमेलगमेटिंग कंपनी। कौन है अमेलगमेटिंग कंपनी, ए लिमिटेड। तो बी लिमिटेड के शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, जो भी ए लिमिटेड के शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी वही बी लिमिटेड के शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इन बी लिमिटेड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इन ए लिमिटेड। समझ आया बेटा, ये क्लॉज 2 था। यहां पर कौन सा वाला पॉइंट अप्लाई कर रहा है, पॉइंट नंबर जी। तो बताओ इनके ऊपर क्लॉज अप्लाई कर रहा था 49(1), इसके ऊपर भी 49(1) और इसके ऊपर 49(1) और इसके ऊपर है बेटा 49(2) जी के ऊपर। ठीक है, चलो आगे देखो। अगला है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट, सर्टिफिकेट्स और डिबेंचर स्टॉक। अब सर ये वाला कौन सा पॉइंट है, ये देखना है बेटा। ये देखो बेटा, ये है पॉइंट नंबर एन, कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, डिबेंचर स्टॉक, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स इनटू शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ दैट कंपनी। पॉइंट नंबर एन, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, इसके ऊपर अप्लाई कर रहा है पॉइंट नंबर एन। ठीक है, चलो मैं आपको समझाता हूं बेटा। 49 क्लॉज 3, क्लॉज 3। ठीक है, अब बेटा होता क्या है, पिछले क्लास याद करना, मैंने कहा था
आपके पास कुछ बॉन्ड्स हैं या आपके पास कुछ डिबेंचर्स हैं या आपके पास कुछ डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स हैं या आपके पास कुछ डिबेंचर स्टॉक है, आपके पास कुछ डिबेंचर स्टॉक है। ठीक है बेटा, आपने क्या करा, आपने बॉन्ड्स को, डिबेंचर्स को, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स को, डिबेंचर स्टॉक को कन्वर्ट करा बेटा। कन्वर्ट किया किस में? डिबेंचर्स में कन्वर्ट किया या आपने शेयर्स में कन्वर्ट किया? जैसे बेटा आप याद करो, मैंने पिछली क्लास में कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का एग्जाम्पल दिया था। तो सपोज बेटा, सपोज मेरे पास कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं बेटा। मेरे पास कौन से डिबेंचर्स हैं? कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। बेटा कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में डिबेंचर होल्डर्स के पास एक ऑप्शन होता है। कौन सा ऑप्शन? वो अगर अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो अगर अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट करना चाहते हैं इनटू शेयर्स, तो वो कर सकते हैं। ये उनके पास ऑप्शन होता है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में। बेटा कन्वर्टेबल डिबेंचर्स फुली कन्वर्टेबल भी होते हैं और पार्टली कन्वर्टेबल भी होते हैं। ठीक है, तो बेटा मैंने पिछली क्लास में कहा था, इस कन्वर्जन को ट्रांसफर माना नहीं जाता है और कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं करता है, कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं करता है कन्वर्जन पे। नो कैपिटल गेन विल अराइज। कन्वर्जन पे बेटा कैपिटल गेन अराइज नहीं करता। बट अगर आपने इन डिबेंचर्स और शेयर्स की आगे सेल करी ना बेटा, तो सेल को तो ट्रांसफर मान लिया जाता है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 47। बेटा सेल को ट्रांसफर मान लिया जाएगा सेक्शन 2 क्लॉज 47 में, और कैपिटल गेन अराइज भी कर जाएगा। कैपिटल गेन विल अराइज। बेटा कैपिटल गेन राइज भी कर जाएगा, लेकिन फिर वही बात आती है बेटा। कौन सी बात बताओ? कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ डिबेंचर्स और शेयर्स को, मतलब इन डिबेंचर्स की जो कन्वर्ट हुए हैं, इन शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को बेटा क्या माना जाए? तो सेक्शन 49 क्लॉज 3 कहता है इन डिबेंचर्स और शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को किसके बराबर माना जाएगा? कॉस्ट ऑफ दोज, या कॉस्ट ऑफ दैट पार्ट, कॉस्ट ऑफ दैट पार्ट ऑफ डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स, डिबेंचर स्टॉक which are converted, ठीक है बेटा। इसका मतलब क्या हुआ? जो भी बेटा इनकी कॉस्ट है, जो भी इनकी कॉस्ट है, वही बेटा इन डिबेंचर्स और शेयर्स की क्या बन जाएगी? कॉस्ट बन जाएगी। कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है बेटा। जो भी बॉन्ड्स की, डिबेंचर्स की, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स की, डिबेंचर स्टॉक की जो कॉस्ट है ना, वही बेटा इन डिबेंचर्स और शेयर्स की कॉस्ट मानी जाएगी।
पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, एक एग्जांपल से करा दूं छोटा सा, देखो कॉपी कर लो बेटा ये। तो डिबेंचर्स और शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को किसके बराबर माना जाएगा? जो भी बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट, सर्टिफिकेट्स, डिबेंचर स्टॉक की कॉस्ट थी, वही आपके शेयर्स और डिबेंचर्स की क्या बन जाएगी? कॉस्ट बन जाएगी। क्लियर हो गया बेटा? मैं आपको एग्जांपल से करा देता हूं, ये देखो। देखो बेटा एग्जांपल, सपोज बच्चे एक पर्सन है मिस्टर ए, जो बेटा होल्ड करता है 12% partly convertible debentures at the rate of ₹100 each। तो बेटा मिस्टर ए पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होल्ड करता है बेटा। अब बच्चे कंपनी ने क्या करा? कंपनी ने शेयर होल्डर डिबेंचर होल्डर्स को एक ऑप्शन दिया। क्या ऑप्शन दिया? कि अगर आप अपने डिबेंचर का आधा 50% शेयर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मतलब बेटा कितना परसेंट कन्वर्ट कर सकते हैं? 50%। 50% कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। तो 50% अगर आप शेयर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो बेटा मिस्टर ए ने यही करा। मिस्टर ए ने ना 50% डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर लिया शेयर्स में। 50% डिबेंचर्स कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। अब सुनना बेटा, एक बड़ी काम की बात करूंगा, सुनना बेटा। एक बार बताओ, एक डिबेंचर कितने का था? 100 रुपए का। बेटा 100 रुपए का आधा, 100 रुपए का आधा मतलब 50 रुपए तो कन्वर्ट हो जाएगा बेटा शेयर्स में। 50 रुपए, या मैं चलो थोड़ा सा ऐसे बता दूं आपको, टोटल बताना बेटा, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन भी बाद में कराऊंगा इस पे। कितने डिबेंचर्स हैं? 1000 और एक डिबेंचर 100 रुपए का, तो टोटल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स कितने हो गए? टोटल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स कितने हो गए? 1 लाख है ना, आपके पास 1 लाख रुपए के डिबेंचर हो गए ना। कितना परसेंट शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया आपने? 50% शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो 1 लाख का 50%, यानी 50,000 रुपए के डिबेंचर्स तो कन्वर्ट हो गए शेयर्स में, और बाकी आपके पास एज डिबेंचर्स ही रहेंगे 50,000। भाई 1 लाख के डिबेंचर थे ना, उसमें से आधा 50% आपने शेयर्स में कन्वर्ट कर दिए, मतलब 50,000 के डिबेंचर्स तो आपने शेयर्स में कन्वर्ट कर दिए, बाकी 50,000 आपने शेयर्स में कन्वर्ट नहीं करे, मतलब वो आपके पास रहेंगे एज डिबेंचर्स, है ना। तो मुझे एक बार बताओ, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स बताओगे बेटा? इन शेयर्स की बेटा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी? जो भी डिबेंचर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी बेटा वही बनेगी।
तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स क्या होगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ डिबेंचर्स, मतलब 1,00,000 रुपए बेटा नहीं, सिर्फ वही डिबेंचर्स की मानी जाएगी जो कन्वर्ट हुए हैं शेयर्स में। यानी बेटा पूरे 1,00,000 को शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मत मान लेना, सिर्फ 1,00,000 में से उसी पार्ट को शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानना जो कन्वर्ट हुए हैं शेयर्स में। बेटा 1,00,000 को डिबेंचर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1,00,000 थी, पूरे 1,00,000 को शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मत मान लेना। शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सिर्फ उसी पार्ट को मानना जो कन्वर्ट हुए हैं, किसमें? शेयर्स में बेटा। तो 1,00,000 में से 50% ही तो शेयर्स में कन्वर्ट हुए थे, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दोज डिबेंचर्स which are converted into shares. Cost of acquisition of those debentures which are converted into shares. यानी बेटा हमारे वाले केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स बेटा कितनी मानी जाएगी? 50,000 रुपीज। तो जो भी डिबेंचर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी वही शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी बेटा। मेरे ख्याल से बेटा बात समझ आई है। तो उसी पार्ट को, डिबेंचर्स के उसी पार्ट को शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा जो पार्ट कन्वर्ट हुआ है शेयर्स में। जो पार्ट शेयर्स में कन्वर्ट ही नहीं हुआ उसको इग्नोर कर देना बेटा, वो तो अभी भी डिबेंचर्स ही हैं आपके पास। तो शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को डिबेंचर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बराबर माना जाएगा, बट ओनली उतना ही पार्ट जितना शेयर्स में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, कॉपी करो। चलो, ये हो गया बेटा आपका क्लॉज 3। अब आते हैं क्लॉज 4 क्या कह रहा है। देखो सिंपल है बेटा, बिल्कुल इसके जैसा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ इक्विटी शेयर्स रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। बेटा अब ये वाला कौन सा पॉइंट है? यहां देखो, ऊपर आओ, ये देखो बेटा, कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, ये वाला पॉइंट नंबर ओ। तो मैं इसके आगे लिख देता हूं, ये है पॉइंट नंबर ओ का। ठीक है, देखो अब क्या कह रहा है वो, सिंपल सी बात है। सेक्शन 49 क्लॉज 4। ठीक है बेटा, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है आपके पास हैं प्रेफरेंस शेयर्स। पता है कौन से प्रेफरेंस शेयर्स बेटा? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं आपके पास। कौन से प्रेफरेंस शेयर्स हैं आपके पास? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। आपने कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक ऑप्शन दिया कि अगर आप अपने प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट करना चाहते हो, किसमें? इक्विटी शेयर्स में, तो आप कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट करना चाहते हो इनटू इक्विटी शेयर्स, तो आप कन्वर्ट कर सकते हो। बेटा इस कन्वर्जन को ट्रांसफर माना नहीं गया था सेक्शन 47 में, और क्योंकि ये कन्वर्जन ट्रांसफर नहीं है तो कैपिटल गेन अराइज नहीं करता बेटा। कैपिटल गेन विल नॉट अराइज। बट याद रखना, अगर आप फ्यूचर में इन इक्विटी शेयर्स की आगे बताओ क्या करते हो, सेल करते हो, तो सेल को तो ट्रांसफर माना गया था, है ना, अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 47। और बेटा शेयर्स, इक्विटी शेयर्स की सेल पे कैपिटल गेन अराइज कर जाएगा। कैपिटल गेन विल अराइज। अब ऐसे केस में मेन जो बात आती है वो क्या आती है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ इक्विटी शेयर्स
किसको माना जाएगा बेटा? ऑब्वियस सी बात है, जो प्रेफरेंस शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वही बेटा इक्विटी शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी, बट उतने ही पार्ट की जितना प्रेफरेंस शेयर्स से इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दैट पार्ट of preference shares which is converted into equity shares। लो बेटा, सिंपल सी बात थी। तो इक्विटी शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को किसके बराबर माना जाएगा बेटा? प्रेफरेंस शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बराबर, बट उतना ही पार्ट जितना इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हुआ है। लो बेटा, कॉपी करो इसे। मेरे ख्याल से क्लियर है बेटा। समझ आ गया? और बेटा इसमें फिर हमारे पास लास्ट आ जाता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स रिसीव्ड इन रिजल्टिंग कंपनी इन अ स्कीम ऑफ डीमर्जर। अब ये वाला कौन सा पॉइंट है? देखो बेटा, डीमर्जर वाला बेटा, ये वाला पॉइंट नंबर आई, ट्रांसफर और इश्यू ऑफ शेयर्स बाय रिजल्टिंग कंपनी इन अ स्कीम ऑफ डीमर्जर, इन अ स्कीम ऑफ डीमर्जर, पॉइंट नंबर आई। पॉइंट नंबर आई। ठीक है, समझे? देखो, सेक्शन 49 क्लॉज 5 बेटा, अब इसमें क्या था जरा मैं आपको डीमर्जर का एक बार बताऊं क्या था। एग्जांपल याद करो, ए लिमिटेड थी बेटा, ए लिमिटेड स्प्लिट हो गई थी दो कंपनीज में, एक थी एक्स लिमिटेड और एक थी वाई लिमिटेड, है ना। अब बेटा ए लिमिटेड की बैलेंस शीट में, ए लिमिटेड की बैलेंस शीट में पहले एक बार बताओ, ये ए लिमिटेड को हमने क्या नाम दिया था? डीमर्ज्ड कंपनी, और एक्स और वाई लिमिटेड को हमने नाम दिया था रिजल्टिंग कंपनीज, है ना, रिजल्टिंग कंपनीज। बेटा था क्या, ये डीमर्ज्ड कंपनी की बैलेंस शीट में जितने भी असेट्स थे बेटा वो इन दोनों कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे। तो कुछ असेट्स एक्स लिमिटेड के पास चले गए, नेट असेट्स, नेट असेट्स मतलब असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, और कुछ नेट असेट्स वाई लिमिटेड के पास चले गए थे, है ना, कुछ नेट असेट्स वाई लिमिटेड के पास चले गए, है ना। अब सुनो, अब सुनो बेटा, अब एक्स लिमिटेड ने कंसिडरेशन के तौर पे बेटा ए लिमिटेड को क्या दिया? शेयर्स। तो एक्स लिमिटेड ने कंसिडरेशन के तौर पे ए लिमिटेड को क्या दिए? शेयर्स इन एक्स लिमिटेड। और सिमिलरली बेटा वाई लिमिटेड ने भी ए लिमिटेड को बेटा कंसिडरेशन के तौर पे क्या दिए? शेयर्स इन वाई लिमिटेड। तो बेटा इसे तो ट्रांसफर माना, इसे तो ट्रांसफर माना नहीं गया, बट
बट जिन शेयर होल्डर्स को शेयर्स इन एक्स और वाई मिले हैं, अगर वो इन शेयर्स की आगे सेल करते हैं, बेटा मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूं, मैंने क्या कहा, एक्स ने ए लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को कंसिडरेशन के तौर पे क्या इशू करा, शेयर्स इन एक्स लिमिटेड। सिमिलरली वाई लिमिटेड ने ए लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को कंसिडरेशन के तौर पे क्या इशू करा, शेयर्स इन वाई लिमिटेड। इसे ट्रांसफर माना नहीं गया, बट बेटा बट ये शेयर होल्डर्स, ए लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स हैं, वो अगर आगे इन शेयर्स की क्या करेंगे, सेल, तो बेटा इसे ट्रांसफर माना जाएगा अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 47, और उन शेयर होल्डर्स के हैंड्स में कैपिटल गेन भी आएगा बेटा, कैपिटल गेन विल अराइज। याद रखना, इसे तो ट्रांसफर नहीं माना जाता है, नो ट्रांसफर, नो ट्रांसफर, इसे तो बेटा ट्रांसफर माना नहीं जाता, बट शेयर्स की जब आगे सेल करी जाएगी तो उसे ट्रांसफर माना जाएगा और कैपिटल गेन भी आएगा। समझ आई बेटा बात जो मैं कह रहा हूं, पक्का? अब मेन बात है, इन शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इन रिजल्टिंग कंपनी। तो रिजल्टिंग कंपनी से जो शेयर्स मिले थे उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, सुनना बेटा, बेटा रिजल्टिंग कंपनी में जो शेयर्स मिले ना आपकी, उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पता है किसके बराबर होगी बेटा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इन डीमर्ज्ड कंपनी। तो जो भी डीमर्ज्ड कंपनी के शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, वही रिजल्टिंग कंपनी के शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी। मैं दोबारा बोल रहा हूं बेटा, जो आपको शेयर्स मिले हैं रिजल्टिंग कंपनी के, उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, जो भी डीमर्ज्ड कंपनी के शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, वही रिजल्टिंग कंपनी के शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी। ध्यान से सुनना। तो इसका मतलब बेटा, आपको एक्स लिमिटेड से जो शेयर मिला है उसकी कॉस्ट ए लिमिटेड के शेयर की बराबर होगी, यही तो कह रहा हूं मैं, है ना? अच्छा, जो शेयर आपको वाई लिमिटेड से मिला है उसकी भी कॉस्ट ए लिमिटेड के शेयर के बराबर होगी। इसका मतलब तो एक बात समझ आई बेटा, आपको एक्स से शेयर मिले या वाई से शेयर मिले, दोनों की कॉस्ट ए लिमिटेड के शेयर के बराबर ही होगी। लेकिन आपको नहीं लगता बेटा ये चीज गलत है? एक्स लिमिटेड के शेयर की कॉस्ट भी ए लिमिटेड के शेयर के बराबर, वाई लिमिटेड के शेयर की कॉस्ट भी ए लिमिटेड के शेयर के बराबर, दोनों कंपनीज के शेयर की कॉस्ट ए लिमिटेड के शेयर के बराबर। बेटा मेक्स नो सेंस। तो उन्होंने पता है क्या कहा, उन्होंने कहा हम ना प्रपोर्शनेट बेसिस पे वैल्यूएशन करेंगे, प्रपोर्शनेट बेसिस पे। कैसे? मैं एग्जांपल आपको दे दूं। सपोज बेटा डीमर्ज्ड कंपनी में ना नेट असेट्स एग्जांपल के तौर पे 50 लाख के थे, ठीक है, जिसमें से 30 लाख के नेट असेट्स एक्स को ट्रांसफर करे थे, ठीक है, और 20 लाख के नेट असेट्स वाई को ट्रांसफर करे थे। तो आप एक काम करो, नेट असेट्स को बेटा किस रेशियो में ट्रांसफर किया है ए लिमिटेड ने? 30 लाख एक्स को 20 लाख वाई को, मतलब 3:2 के रेशियो में ट्रांसफर किया है ना। तो आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को भी बेटा 3:2 में ही बांटो। तो एक बात सुनो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इन डीमर्ज्ड कंपनी इनटू नेट असेट्स transferred to resulting company divide by total net assets of demerged company. Total net assets of demerged company.
बेटा सिंपल वर्ड्स में आपको क्या करना है, ए लिमिटेड की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को डिवाइड कर देना है 3:2 के रेशो में। तो अगर सपोज ए लिमिटेड में बेटा, ए लिमिटेड में एक शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सपोज 150 रुपए थी बेटा, तो 150 को अगर आप 3:2 में डिवाइड करोगे तो 90 और 60 रुपए आएगा। तो सपोज ए लिमिटेड में बेटा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, एक शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 150 रुपए थी, तो बेटा 150 को 3:2 में बांट दो, तो एक्स लिमिटेड के शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी 90 रुपए और वाई लिमिटेड के शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी 60 रुपए। बेटा एक बात सुनो ना, ए लिमिटेड ने अपनी हर चीज का डिवीजन किया है बेटा एक्स और वाई में, नेट असेट्स का डिवीजन किया, नेट असेट्स का डिवीजन करा, तो अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का भी डिवीजन होगा बेटा। तो 150 रुपए की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, 3:2 में बांट दी, 90 और 60 रुपए, ये आ गई आपकी। ठीक है बेटा, ये एज इट इज याद कर लेना, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, चल बाकी बेटा इसमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो याद कर लेना ये एज इट इज। मेरे ख्याल से कंसेप्ट बेसिक आपको क्लियर हो गया। कॉपी कर लो ये फॉर्मूला। क्लियर हुआ बेटा सबको? बेटा इसमें से ना मैंने वैसे काफ़ी चीज़ें आपको अभी फ़िलहाल पढ़ाई हैं, इनमें से बेटा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, जिस पे क्वेश्चन बेटा आता है, वो वही है गिफ्ट और विल वाला केस, इनहेरिटेंस वाला केस बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिस पे क्वेश्चन आता है। बाकी बेटा जनरली इन पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, या ज्यादा से ज्यादा बेटा अगर आएगा ना तो वो इन दोनों पे कई बार आ जाता है। कन्वर्जन वाला, कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स, डिबेंचर, डिपॉजिट स्टॉक, डिबेंचर स्टॉक, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स इनटू शेयर्स और डिबेंचर्स, या कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, बाकी जनरली नहीं आते बेटा। ठीक है, मेरे ख्याल से बच्चे जितना हमने डिस्कस करा इस लेक्चर में क्लियर हुआ, पक्का? चल बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। टिल देन थैंक यू।